फसलों की अच्छी बढ़वार के लिए जड़ों का बहुत मजबूत होना ज़रूरी है। जड़ों का विकास ज़रूरी है, जड़ें गहरी जानी चाहिए, जड़ें मजबूत होनी चाहिए ताकि उससे निकलने वाली पत्तियाँ, उससे निकलने वाले जो टिलर्स हैं, वो अच्छे बनें। तो अच्छी फसल के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके जड़ों का विकास भी बहुत अच्छा हो। सामान्यतः हम फसल को जब देखते हैं, पत्तियों को देखते हैं, उसकी ब्रांचेस देखते हैं, टिलर्स देखते हैं, उसी के अनुसार हम उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और जड़ों पर हम कोई विशेष ध्यान नहीं देते। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरी फसल की जो वृद्धि या विकास है, वो जड़ों पर निर्भर है। अगर जड़ें कमज़ोर रहेंगी, छोटी रहेंगी, तो फसल भी कमज़ोर रहेगी। भले ही मैं ऊपर से कितनी खाद दे दें, पानी दे दें, हार्मोन डाल लें, विटामिन डाल लें, कुछ भी कर लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अच्छी फसल लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए हम शुरू से ही इस बात का ध्यान रखें कि फसल की जड़ों का अच्छी तरह विकास हो, वो जड़ें गहरे तक जाएँ, भूमि से अच्छी तरह से पोषक तत्व लें, नमी को लें, ताकि जो ऊपर की वृद्धि है, वानस्पतिक वृद्धि है, वो अच्छी हो, ताकि उसमें फल-फूल अच्छे आएँ और हमें दानों की उपज अच्छी मिले। तो हमें शुरू से ही ये प्रयास करना चाहिए कि जड़ों का विकास अच्छा हो। तो हम ऐसी कौन-सी खाद शुरू से ही प्रयोग करें, जो जड़ों के विकास में सहायता करती है? तो ये एक बात आपको थोड़ी-सी समझनी पड़ेगी कि अगर हम एक पौधे का चित्र बनाएँ इधर, ये जड़ें नीचे ज़मीन के नीचे हैं और ये पत्तियाँ जो हैं ऊपर रहती हैं। अब ये जो ऊपर की पत्तियाँ हैं, यहाँ पे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया फोटोसिंथेसिस से पत्तियाँ अपना भोजन खुद बना लेती हैं और उनको किसी और के ऊपर भोजन के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन ये जड़ों का जो विकास होता है, वो अपने विकास के लिए जो भोजन लेती हैं, वो पत्तियों में जो भोजन बनता है, वो नीचे की तरफ आता है, तब जड़ें अपनी वृद्धि करती हैं। लेकिन शुरू में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि शुरू में जब जड़ें निकलती हैं तो पत्तियाँ नहीं होती, तो शुरू में जड़ों को बढ़ने के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है और वो ऐसा पोषक तत्व है फास्फोरस, जो शुरू में जड़ों को बहुत बढ़ाता है। तो फास्फोरस तत्व द्वारा जड़ों का बहुत ज्यादा विकास होता है। वो क्यों होता है? इसकी साइंस ये है कि जो फास्फोरस होता है वो एटीपी बनाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही एटीपी जो है एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो पौधे के अंदर, चाहे मनुष्य के अंदर, किसी जानवर के अंदर जो भी ऊर्जा आती है वो एटीपी से आती है। तो इन जड़ों के अंदर एटीपी का बनना बहुत जरूरी है ताकि उसे ऊर्जा मिले, ताकत मिले और जड़ें जो है गहराई तक नीचे जाएं। अगर इन जड़ों के अंदर ऊर्जा होगी तो बहुत गहराई तक जाएंगी, पोषक तत्वों को लेंगी, पोषक तत्वों को पत्तियों को देंगी, पत्तियां अपना भोजन बनाएंगी, फिर भोजन जड़ों को मिलेगा, फिर जड़ें अपना वृद्धि करेंगी। तो ये एक प्रक्रिया चलती रहेगी। वनस्पतिक वृद्धि भी अच्छी होगी और जड़ों की वृद्धि भी अच्छी होगी। लेकिन शुरुआत में चूंकि पत्तियां नहीं होती, जड़ों को खुद ही अपने आप आगे बढ़ना होता है, उनको ऊर्जा चाहिए और बिना फास्फोरस की ऊर्जा नहीं आ सकती है। तो हमको फास्फोरस वाली खाद शुरू में ही डालनी पड़ेगी ताकि जड़ों का विकास हो। अब अगर हम ये एटीपी को देखें, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन जो होता है नाइट्रोजन से बना होता है, तो बिना नाइट्रोजन के भी एटीपी नहीं बनेगा। तो अब हमें जो खाद चाहिए वो नाइट्रोजन भी चाहिए। फास्फोरस तो चाहिए, उसके साथ हमें क्या चाहिए? नाइट्रोजन वाली खाद भी शुरू में चाहिए। बिना नाइट्रोजन के ये एटीपी नहीं बनेगा। तो एटीपी बनने के लिए सबसे पहले फास्फोरस चाहिए और जब उसमें नाइट्रोजन जुड़ेगी तब ये एटीपी अपना काम करना शुरू करेगा। आज अगर मान लीजिए आपने नाइट्रोजन तो बहुत दे दी, फास्फोरस कम दिया, तो ये एटीपी बहुत कम बनेगा। या आपने ऐसा किया, फास्फोरस तो बहुत दे दी, नाइट्रोजन उतना दिया नहीं, तो भी एटीपी कम बनेगा। तो ये दो तत्व बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद क्या होता है, जब एटीपी बनता है और एटीपी अपनी ऊर्जा देता है, हाइड्रोलिसिस होता है, उससे ऊर्जा निकलती है, पूरी केमिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया में सहायता करते हैं। और एंजाइम्स की अच्छी एक्टिविटी होने के लिए, कोई भी एंजाइम है प्लांट में, उसकी अच्छी एक्टिविटी के लिए पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। अब पोटेशियम का क्या काम है? यहाँ पे पोटेशियम का काम एटीपी को बनाने में है, उसके एंजाइम्स की एक्टिविटी को बढ़ाने में है। तो इसका मतलब कि अगर हम शुरू में नाइट्रोजन भी दें, फास्फोरस भी दें और पोटेशियम भी दें अच्छी मात्रा, जो उसकी संस्तुत मात्रा है, रिकमेंडेड मात्रा जो है, ना बहुत कम दें ना बहुत ज्यादा दें, तो जड़ें का विकास बहुत अच्छा होगा। होता यह है कि हम केवल नाइट्रोजन देते हैं, फास्फोरस कम देते हैं और पोटेशियम तो देते ही नहीं है या बहुत कम पोटेशियम देते हैं। तो नाइट्रोजन मिल जाए, फास्फोरस मिल जाए, पोटेशियम ना मिले तो भी एटीपी नहीं बनेगा। नाइट्रोजन मिल जाए, पोटेशियम मिल जाए, फास्फोरस ना मिले तो भी एटीपी नहीं बनेगा। इसका मतलब तीनों का आपस में एक बैलेंस्ड रूप में होना बहुत जरूरी है और शुरू में ही, बुआई के समय ही जब हम देंगे तभी ये अपना काम करना शुरू करेंगे। तो इसका मतलब हमको शुरू में नाइट्रोजन वाली खाद भी देनी है, फास्फोरस वाली भी देनी है, पोटेशियम वाली भी देनी है। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है, एनपीके 12 32 16 आता है, आप उसको दे सकते हैं, या यूरिया के साथ
एमओपी दे दें, एसएसपी दें, या डीएपी के साथ एमओपी दें। डीएपी के साथ एमओपी का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। डीएपी से नाइट्रोजन फास्फोरस मिल जाएगी, एमओपी से पोटेशियम मिल जाएगी, एनपीके से तीनों ही तत्व मिल जाते हैं। या यूरिया दे रहे हैं और एसएसपी दे रहे हैं तो उसके साथ एमओपी दीजिए। मतलब आपको तीनों ही देने हैं, नाइट्रोजन भी देना है, फास्फोरस भी देना है और पोटेशियम भी देना है। केवल यूरिया पे ध्यान मत रखिए, यूरिया अपना काम तभी अच्छा करेगा जब उसके दोनों साथी होंगे। ये तीनों साथी मिलकर के ही ऊर्जा का अच्छी तरह से निर्माण करते हैं, जिससे जड़ें अच्छी बनती हैं। सामान्यतः होता यह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस थोड़ा सा देते हैं तो जड़ें उतनी अच्छी नहीं बन पाती और हम केवल पत्तियों को देखते रहते हैं, ऊपर से खाद देते रहते हैं और जड़ें नहीं बढ़ पाती, पौधे छोटे रह जाते हैं और हमारा सारा जितना हमारा इनपुट है सारी उसकी वेस्टेज हो जाती है। तो आप शुरू के समय ही ये दें। फिर फास्फोरस के साथ समस्या यह है कि पानी के अंदर ये मिट्टी में जाता है तो ये इतना हाईली रिएक्टिव है कि मिट्टी के कंपाउंड के साथ अघुलनशील हो जाता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स बना लेता है। तो इसको घुलनशील बनाना भी बहुत जरूरी है। जड़ें किसी भी तत्व को तभी लेती हैं जो पानी में घुल जाए। यूरिया के साथ कोई समस्या नहीं है, यूरिया पानी में घुल के चली जाती है नाइट्रोजन के रूप में। पोटेशियम थोड़ा बहुत फिक्स हो जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो फास्फोरस के साथ है। जो भी आप डीएपी डाल दीजिए, एसएसपी डाल दीजिए, एनपीके डाल दीजिए, जो भी डालिए वो तुरंत मिट्टी में जाने के बाद अघुलनशील हो जाता है, पानी में घुलता नहीं और बहुत ही कम मात्रा जड़ों को जा पाती है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको जो पीएसबी आता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग जो उर्वरक, जैव उर्वरक आते हैं, आप पीएसबी जैव उर्वरकों का जरूर प्रयोग करें। ये जो है मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस उसको घुलनशील बनाते हैं। तो ये खाद तो दीजिए। आप पीएसबी फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है या पीएसएम फास्फोरस सोलुबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके जो जैव उर्वरक हैं उसका भी जरूर आप प्रयोग कीजिए। बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फास्फोरस की उपलब्धता को ये बढ़ा देते हैं, मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस होता है उसको घुलनशील कर देते हैं, उसे सॉल्युबल कर देते हैं और जड़ों को मिलना शुरू हो जाता है। तीसरा उपाय आप ये कीजिए कि जो माइक्रोराइजा आती है, वैम जो है, वैसे तो ये वैम है लेकिन ये माइक्रोराइजा का भी जैव उर्वरक आता है। ये जड़ों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है। इस पे भी मैं एक पूरा वीडियो बना चुका हूं, वो अपलोड है, आप देख सकते हैं माइक्रोराइजा का प्रयोग कैसे करें। माइक्रोराइजा का प्रयोग करें। पीएसबी पे भी एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं, जैव उर्वरक वाला। तो आप माइक्रोराइजा का भी प्रयोग करें। माइक्रोराइजा जड़ों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा काम करती है। तो अगर आपके खेत में फसलों में जड़ों का विकास नहीं हो रहा है तो आप ये उपाय अपनाएं और खेत में नमी बना के रखें। अगर आप खेत में नमी नहीं बनाएंगे तो ये ना तो खाद घुल पाएगी अच्छी तरह से, ना ये जैव उर्वरक अपनी अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। नमी बना के रखने का मतलब ये नहीं कि खेत में पूरा अल्लाह वाला पानी भर दें, वो तो फिर ऑक्सीजन निकल जाएगी, खेत की एनरोबिक कंडीशन हो जाएगी, अवायवीय स्थिति हो जाएगी, वायु नहीं रहेगी तो नुकसान हो जाएगा। नमी का मतलब ठीक ठाक नमी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा सूखा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, तभी सूक्ष्मजीव अपना अच्छा काम करते हैं। खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें, मिट्टी बहुत ठोस ना रहे शुरू में, उसको पल्वराइज कर लीजिए हैरो चला करके, ताकि जड़ों को नीचे जाने में आसानी रहे। जैविक पदार्थों को मिलाते रहें ताकि मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। जैविक पदार्थ मिट्टी को भुरभुरा बनाने में बहुत काम करते हैं, ताकि जैसी जड़ें निकले वो नीचे से पोर स्पेस जो होते हैं, तो छेद होते हैं मिट्टी के अंदर आपस के कणों के, उसमें से आसानी से नीचे चली जाए। तो आप ये काम करेंगे तो निश्चित रूप से जड़ों का बहुत अच्छा विकास होगा। और एनपीके खाद को आपको शुरू में बुआई के समय ही देना है, तभी जड़ों का अच्छा विकास होगा। आप ऊपर से देंगे, ऊपर से एनपीके खाद दे देंगे खड़ी फसल में, तो क्या होगा कि नाइट्रोजन तो नीचे आ जाएगा पानी के साथ घुल के, लेकिन जो फास्फोरस है, जो आप फास्फोरस देंगे यहां से, यहाँ पे जो फास्फोरस है वो मिट्टी के नीचे तक आ ही नहीं पाएगा जड़ों तक। क्यों? मिट्टी के कणों के साथ ही तुरंत रिएक्शन कर लेगा, यहीं फंस जाएगा सारा का सारा फास्फोरस। और बहुत कुछ पोटेशियम भी ऊपर ही मिट्टी में फंस जाएगा, फास्फोरस और पोटेशियम नीचे नहीं आ पाएंगे। तो ऊपर सिंचाई के पानी के साथ देने पे बहुत ही कम मात्रा नीचे आ पाती है। तो शुरू में आप दीजिए, कूण जब आप खोलते हैं बीज बोने के लिए, फरो जो खोलते हैं उसी के अंदर आप दीजिए, ताकि सीधे जो है जैसी जड़ें निकले तुरंत उनको मिल जाए, क्योंकि फास्फोरस पोटेशियम जहां रहते हैं वहीं पड़े रहते हैं, अपनी जगह से हिलते नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे खेत में बिखेर देना है, फिर हैरो चला देना है, फिर खेत तैयार करना है, ऐसा नहीं करना है। फास्फोरस और पोटेशियम के साथ ये समस्या रहती है, जहां डालते हैं वहीं पड़े रहते हैं, बहुत ही कम दूरी चल पाते हैं, इसलिए उनका जड़ों के पास, बीज के पास पड़े रहना बहुत जरूरी है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि हम जड़ों के विकास के लिए कौन सी खाद प्रयोग करें, कब प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें। कौन सी खाद प्रयोग करें? एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम वाली। कब करें? बुआई के समय करें। और कैसे करें? जो कूण आपने खोली है, फरो खोली है, उसके अंदर डाल के करें। और उसके साथ क्या सप्लीमेंट हम कर सकते हैं? पीएसबी दीजिए, जैव उर्वरक दीजिए, माइक्रोराइजा दीजिए, जैविक पदार्थों की मात्रा अच्छी रखिए, खेत की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए और खेत में नमी बना के रखिए, ताकि वो घुलनशीलता उसकी बनी रहे। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए, जो मैंने खासतौर से किसान भाइयों के लिए बनाई है। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।